आरआरबी ग्रुप डी 2025 का असली लेवल क्या था? आज हम सॉल्व करेंगे 3 दिसंबर 2025 शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो पीवाईक्यू को सीरियसली लेते हैं। रेलवे ग्रुप डी में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को समझना ही सिलेक्शन की सबसे बड़ी की है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में रिपीट होते हैं। वेलकम बैक टू डूअर एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरित होती है। अर्थात ऊर्जा ट्रांसफर के बारे में पूछ रहा है कि जो हमारा इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम में ऊर्जा कहाँ से कहाँ कितनी परसेंट की ट्रांसफर होती है। जैसे आपको पता होगा कि जो हमारा पूरा पारिस्थितिकी अर्थात इकोसिस्टम है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक डायरेक्शन में होता है। अर्थात जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं अर्थात वो प्रोड्यूसर का काम करते हैं। इसके बाद उसी ऊर्जा को जो प्राइमरी कंज्यूमर्स अर्थात जो हमारे हार्बीवोरस होते हैं, रैबिट्स हो गया जो, या हम कहें जो घास फूस खाने वाले जीव जंतु होते हैं, उनके पास एनर्जी जाती है। पेड़ पौधों के पास जो एनर्जी है वो सूरज अर्थात सन से आती है। इसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है उनके पास एनर्जी ट्रांसफर होती है। देन सेकेंडरी कंज्यूमर अर्थात जो हमारे कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, मांसाहारी जीव, वो प्राइमरी अर्थात हार्वी जो शाकाहारी जीव होते हैं उनको खाकर एनर्जी को लेते हैं। इसके बाद फिर टॉप लेवल अर्थात टर्सरी कंज्यूमर्स आते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं। तो ये पूरा एक क्या बन जाता है, ये आपका जो पूरा सिस्टम है आप बगल में देख सकते हैं। एक यहाँ पे हमने पिरामिड बना रखा है कि जिसे हम एनर्जी पिरामिड कहते हैं कि किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर एक लेवल से दूसरे लेवल तक चलता है। जो एनर्जी का ट्रांसफर है इसको जो पूरा एक सिस्टम होता है इसको चैन बोल दिया जाता है। अर्थात जो हमारी परिस्थिति में एनर्जी यानी एक लेवल में कन्वर्ट होती चली जाती है। तो क्वेश्चन में एक्चुअल में ये पूछा है कि हमारे जो पूरे इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी हर एक लेवल पे कितने परसेंट का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखिए जो प्लांट्स है, प्लांट्स का अप्रॉक्स अपनी 10% एनर्जी ही ट्रांसफर करते हैं। या इस तरीके से बात करें, एक जो स्टेट है एक लेवल से नेक्स्ट लेवल में केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। बाकी जो 90% एनर्जी है वो हमारे उनके जो जीव जंतु पेड़ पौधे अपने पूरी बॉडी के जो क्रियाकलाप होते हैं जैसे श्वसन हो गया, रेस्पिरेशन, गति यानी मूवमेंट, वृद्धि ग्रोथ, शरीर का ताप बनाए रखने में खर्च होती है। अर्थात जितने भी उनके बॉडी के फंक्शंस हैं उसको कंप्लीट करने में 90% एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। वनली वो अगले लेवल में 10% एनर्जी ही बचाते हैं और इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, इस नियम को 10 यानी 10% नियम या 10% लॉ के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक लेवल से नेक्स्ट लेवल में केवल और केवल 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है, 90% एनर्जी उसमें कंज्यूम हो जाती है। इसी प्रकार से आप चीज एक और याद रखिएगा पॉइंट, जो प्लांट्स होते हैं अर्थात प्रोड्यूसर होते हैं, ये सन से आने वाली जो सन से एनर्जी आती है अर्थात सूर्य से आने वाली एनर्जी अगर 100 जूल आती है उनको मिलेगी तो केवल उनमें से 1% एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, यानी पेड़ पौधे केवल 1% एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, 99% एनर्जी को रिफ्लेक्ट यानी वापस भेज देते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाया जाता है तो अभिक्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। अब क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये क्वेश्चन दोनों ही कंपाउंड आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी सेट देखेंगे हर तीसरे या चौथे सेट में लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके पहले वाले भी आप वीडियो चेक कर लीजिए, वहाँ पे भी 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है अब तक। ये हमारा 13 वीडियो है, इसके पहले 12 वीडियोज में अप्रॉक्स आपको 2 टाइम्स ये सेम क्वेश्चन या इससे थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा। तो ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा,
जो लेड नाइट्रेट है इसका फार्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस और पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला Ki, जो दोनों ही जल में घुलनशील हैं। और जब हम इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो इसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। आपको ये भी पता होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हम किन्हीं दो धातुओं के विलयन में या किन्हीं दो धातुओं के विलयन को एक साथ रखते हैं तो इसमें से अधिक रिएक्टिव अर्थात ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके धातु ऑक्साइड या सॉल्ट से उसको विस्थापित कर दे तो वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये हमारे दो सॉल्यूशन है। यहाँ पे पोटेशियम लेड से बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है अर्थात मोर रिएक्टिव है। इस केस में पोटेशियम लेड को उसके प्लेस से हटा के लेड आयोडाइड बनाता है, साथ में यहाँ पे पोटेशियम आ जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों जो एलिमेंट है उन्होंने अपने पोजीशन इंटरचेंज कर लिया, अर्थात यहाँ पे जो कंपाउंड है दोनों कंपाउंडर ने अपनी प्लेस को चेंज किया, इस वजह से इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। अगर यहाँ पे जो दूसरा कंपाउंड है इसके जगह केवल पोटेशियम होता और ये पोटेशियम आयोडाइड की जगह केवल पोटेशियम होता और ये लेड आयोडाइड प्लस यहाँ पे जो पोटेशियम की जगह पोटेशियम नाइट्रेट बनता और लेड आयोडाइड की जगह आपका केवल लेड मिलता, तो ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं लेड नाइट्रेट के और हमारे क्या यूजेस हैं। तो खनन और सोना के निकालने में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला और रसायनों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक और कपड़ा उद्योग में भी होता है। फोटोग्राफी में भी बहुत ज़्यादा लेड नाइट्रेट की यूज किया जाता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें से जो हमें ये कंपाउंड मिला है लेड आयोडाइड का, तो लेड आयोडाइड एक तरीके से पीले रंग का यानी येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जिससे हमें इस रिएक्शन होने की बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जब लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड को हम मिक्स करते हैं तो इसमें एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, वह येलो कलर का प्रेसिपिटेट कौन सा कंपाउंड है। तो इस चीज़ को भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान देना है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि कलर से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में धनात्मक और गुरुत्वानुवर्तन संचलन अर्थात जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए जस्ट अगर इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो भी आप देखेंगे, उस वीडियो में हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था तो वहाँ पे चीज़ बताई थी। अब फिर से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे वहाँ पे हमने जो फैक्ट बताया वो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो इससे ये चीज़ होती है कि जो हमारे पीछे के क्वेश्चंस हैं उनसे आप पढ़िए और उनके जो और थ्योरीज है जो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे देखो किसकी बात करें, गुरुत्वानुवर्तन संचलन अर्थात जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट के लिए उत्तरदायी। तो यहाँ पे देखिए हमें जैसे मालूम है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्थायी रूप से मूवमेंट नहीं करते, अर्थात उनमें ऐसा कोई कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाए ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं होता। लेकिन इसके बाद भी हम ये कहते हैं कि पौधों में जो पादप होते हैं उनमें गति देखने को मिलती है। तो उनमें गति किस प्रकार से है, तो वहाँ पे दो प्रकार की गति होती है, एक जियोट्रॉपिज्म और दूसरा यानी गुरुत्वानुवर्तन और दूसरा जल के अनुसार अर्थात जल की दिशा में उनका मूवमेंट होना। तो पौधों में होने वाली वृद्धि संबंधी गति को अनुवर्तन अर्थात ट्रॉपिज्म कहते हैं। जब पौधे किसी बाहरी उद्दीपन स्टिमुलस की दिशा में प्रतिक्रिया करते हैं तो उसे अनुवर्तन कहा जाता है। तो गुरुत्वानुवर्तन जियोट्रॉपिज्म यानी कि गुरुत्वाकर्षण के यानी ग्रेविटी के बल की दिशा में यानी उसके प्रभाव में जब ये उनका जो विकास होता है वृद्धि होती है उसको हम गुरुत्वानुवर्तन जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जब पौधे का कोई भाग गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ता है तो उसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। अगर इसके विपरीत हो ग्रेविटेशनल के दिशा में है तो धनात्मक और ग्रेविटेशनल के विपरीत हो तो हम इसे बोलेंगे गुरुत्वानुवर्तन प्रतिदर्शी। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि भाई जो गुरुत्वाकर्षण है जैसे जड़ें हैं इस डायग्राम देख सकते हैं,
जो जड़ है वो जड़ हमेशा गुरुत्वाकर्षण की दिशा में उसका विस्थापन या उसमें ग्रोथ वृद्धि होगी, जबकि तने में हमेशा गुरुत्वाकर्षण की अपोजिट वृद्धि होगी, यानी गुरुत्वाकर्षण तना आपका ऋणात्मक वृद्धि दिखाएगा जबकि जड़ आपका धनात्मक वृद्धि दिखाएंगी, क्योंकि वो उसकी दिशा पे ही अप्लाई हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो यहाँ पे देखिए एक चीज समझिए कि इसका जो उत्तर हुआ वो डी यानी गुरुत्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड के किस प्रयोग से परमाणु नाभिक की खोज हुई। तो यहाँ पे बात हो रही है रदरफोर्ड का, और रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम कहते हैं स्वर्ण पत्र अर्थात गोल्ड फॉयल प्रयोग। यानी ये एक ऐसा प्रयोग है जिसमें रदरफोर्ड ने, यानी उनका जो पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, एक जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध अल्फा कण है उसके प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। इसको इस तरीके से समझिए कि रदरफोर्ड ने एक गोल्ड की फॉयल ली, उसको इतनी पतला किया और बहुत पतला करने के बाद उससे एक हाई एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा ऊर्जाहित जो पार्टिकल्स है कण है अल्फा, वो उससे टकराए और टकराने के बाद वहाँ से बहुत सारे जो रिजल्ट देखा कि किस तरीके से जो हमारे अल्फा कण है वो मूवमेंट दिखाते हैं। तो यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन देखा तो यहाँ के जो ऑब्जर्वेशन है अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए थे, कुछ कण थोड़े मुड़ गए थे और बहुत कम कण वापस लौटे थे। लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक कण जस्ट उसी रास्ते से, मान लेते हैं ये हमारा कोई नाभिक है, न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे हमने डाला तो इससे बहुत सारे हमने अल्फा पार्टिकल्स डाला तो बहुत सारे पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए इस तरीके से। उनमें से कुछ पार्टिकल्स अपनी डायरेक्शन को इस तरीके से विस्थापित किए, लेकिन लगभग 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल जिस रास्ते पे गया उसी रास्ते से वापस आ गया। तो यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन देखने को मिले कि सीधे निकल गए, कुछ या थोड़े मुड़ गए और कण कुछ वापस उसी रास्ते से वापस आ गए। तो इससे क्या इन्होंने निष्कर्ष निकाला, ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो परमाणु आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तो आपको मालूम हो कि अल्फा कण के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के पास भी यानी एक पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल यानी प्रतिकर्षित करते हैं। तो इससे क्या मालूम चला कि भाई जब अल्फा कण सीधे निकल जाते, इससे पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, वहां पे आपका धनात्मक चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से वो कण सीधी तरीके से निकल गए। फिर दूसरा है कुछ कण थोड़े मुड़ गए, अर्थात परमाणु में धनावेशित भाग मौजूद है। ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो धनावेशित भाग है वो उसके पास है, तभी तो उसको रिपल कर रहा है। और तीसरा है बहुत कम कण वापस लौट गए, अर्थात परमाणु के केंद्र में अत्यंत छोटा घना धनावेशित भाग होता है कि जिसके पास से जो हमारा अल्फा कण गया वो उसी तरीके से वापस आ गया, क्योंकि सारा चार्ज एक छोटे से स्पेस में रखा हुआ है तो उसी तरीके से वापस आ गया। इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि जो उनका रिजल्ट था, परमाणु के केंद्र में एक छोटा और बहुत ही घना धनावेशित भाग होता है, अर्थात जहाँ की जो धनात्मक डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और जिसको उन्होंने न्यूक्लियस अर्थात नाभिक दिया। तो रदरफोर्ड का ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बोलते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही है। यानी रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 2 के रूप में संयोजकता संख्या दर्शाने वाला सही उदाहरण है। अर्थात यहाँ पे आपके देखिए युग्म दिया गया है, जैसे पहला है अमोनियम और सल्फेट, दूसरा है फास्फेट और नाइट्राइड, तीसरा है सोडियम और सल्फेट, चौथा है सल्फेट और सल्फाइड। ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो संयोजकता अर्थात बैलेंसी आपको 2 दर्शाती है। तो यहाँ पे पहले हम इनकी बैलेंसी को बारे में बात कर लेते हैं कि किस कंपाउंड की कितनी बैलेंसी है। जैसे यहाँ पे अमोनिया, हमने एक नीचे टेबल बना रखी, इस टेबल्स को थोड़ा ध्यान से और इस टेबल को याद भी कर लीजिएगा, बिकॉज ऑफ ऐसे एग्जाम में कोई दूसरे जो एलिमेंट हैं या कंपाउंड है उनकी बैलेंसी भी पूछ सकती है। तो यहाँ पे जैसे अमोनियम अर्थात ये अमोनिया से बनता है, अमोनिया होता है NH3, तो अमोनिया से इसको कंफ्यूजन मत करिएगा। अमोनिया NH3 जो एक तरीके से उसके पे चार्ज नहीं होता है, वो एक तरीके से न्यूट्रल एलिमेंट है, जबकि अमोनियम जिसका है NH4
प्लस यानी उसकी संयोजकता 1 होती है। सल्फेट अर्थात सल्फर के साथ जो ऑक्सीजन SO4 और इसकी वैलेंसी 2 होती है। फास्फेट PO4 3- अर्थात इसकी संयोजकता 3 है। नाइट्राइड N3- इसकी जो वैलेंसी है वो 3 है। सोडियम Na+ इसकी संयोजकता अर्थात वैलेंसी 1 है। सल्फाइड SO3 2- अर्थात इसकी संयोजकता 2 है। तो अगर आप इन टेबल से देखें तो अमोनिया की जो +1 हो गई, सल्फेट की -2 हो गई, फास्फेट की -3 हो गई, नाइट्राइड की आपकी -3 हो गई, सोडियम की +1 हो गई, सल्फेट की -2 हो गई, सल्फेट की -2 और सल्फाइड की -2। क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कि प्लस या 2 की संयोजकता, यहाँ पे साइन को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे क्योंकि 2 की संयोजकता से उसने बोला है, अर्थात 2 संयोजकता केवल सल्फेट और सल्फाइड की है। अदरवाइज जितने भी 3 ऑप्शन हैं जैसे फास्फेट हो गया, नाइट्रेट इसकी 3 है, इनमें सोडियम और अमोनिया जो एक संयोजकता रखता है, अर्थात इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विविधता के महत्व के संदर्भ में दिए गए कथनों को पढ़िए और सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए क्या कह रहा है? जनन प्रजातियों की जनसंख्या के स्थायित्व से संबंधित है। अर्थात जो जनन कहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें प्रजातियों की जनसंख्या का स्थायित्व से किसका संबंध है? क्योंकि जो जन्म लेता है अर्थात जिसकी उत्पत्ति होती है इस पृथ्वी में, चाहे वो पेड़ हो या मनुष्य हो, जीव हो, हर किसी का कहीं ना कहीं अंत होता है। तो उसके जनन से संबंधित है कि प्रजातियों की जनसंख्या को कौन स्थापित रखता है, यानी उसके स्थायित्व। और स्थायित्व का मतलब है कि मान लेते हैं कोई एक स्पीशीज है, कोई एक जानवर है या पेड़ पौधे हैं, वो आगे लंबे समय तक कब तक हमारे पर्यावरण, हमारे इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित रहेगा। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि बहुत ऐसे पेड़ पौधे हैं जो धीरे धीरे हमारी इस पारिस्थितिकी तंत्र से गायब भी हो गए, अर्थात विलुप्त भी हो गए हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए विविधता उपयोगी नहीं है। तो पहले इन दोनों पॉइंटों को समझते हैं कि ये क्या है। देखो, जब नर और मादा जनन कोशिकाएं मिलकर नई संतान बनाती हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में माता पिता दोनों के गुण संतान के अंदर आते हैं और जो उत्पत्ति होने वाली संतान है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। जबकि जब नर या मादा अलग अलग न होके एक ही होते हैं, अर्थात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, उस प्रक्रिया में जो विविधता है वो बहुत कम हो जाती है। तो संतानों में माता पिता के कुछ भिन्न लक्षणों का पाए जाना विविधता कहलाता है। कि भाई कुछ माता के या कुछ पिता के या सिंगल पेरेंट्स है उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, उसी को हम बोलेंगे विविधता। और लैंगिक जनन में जीनों के पुनर्संयोजन, रिकम्बिनेशन के कारण विविधता उत्पन्न होती है। कि भाई 2 अलग अलग जीन हैं, वो दोनों जीन रिकम्बाइन हो रहे हैं, यानी उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन मिलेगा। तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हमारे नेचर के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड कथन है यही कह रहा है कि विविधता उपयोगी नहीं है। विविधता तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कोई भी जानवर अगर सरवाइव करेगा वो तभी हमारे इकोसिस्टम सरवाइव कर पाएगा जब वह परिस्थिति के अनुसार अपने आप में परिवर्तन लाए। इसके सबसे अच्छे उदाहरण है जैसे आप कैमल का देख सकते हैं, ऊँटों का। ऊँट पहले इसकी जो पैरों की हाइट थी वो कम होती थी, धीरे धीरे जैसे जैसे उनके परिस्थिति जो वातावरण है उसमें परिवर्तन आया तो उनकी पैरों की लंबाई बढ़ती गई और आज प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं कि वो उनकी जो हाइट है पैरों की ऊंचाई काफ़ी बढ़ गई है। इसी प्रकार से आप जिराफ को उदाहरण समझ सकते हैं। जिराफ में पहले ये माना जाता है कि जो जिराफ की गर्दन है वो कम होती थी, तो परिस्थिति के अनुसार धीरे धीरे उनकी गर्दन की लंबाई बढ़ती गई क्योंकि वहाँ पे जो भोजन है वो उनकी काफ़ी ऊंचाई पे होने लगे। तो परिस्थिति में यही तो है कि जो विविधता है, विविधता के अनुसार जो भी जीव जंतु अपने वातावरण के अनुसार परिवर्तन कर लिया वो सरवाइव कर पाएगा, अदरवाइज वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कथन ए है, जनन प्रजातियों की जनसंख्या के स्थायित्व में संबंधित है, अर्थात उसकी उत्पत्ति हो रही है लगातार बराबर, तो वह उस परिस्थिति तंत्र में सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि यदि जनन नहीं होगा तो नई संतान उत्पत्ति नहीं होगी और प्रजाति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो ये आपका कथन सही है।
वहीं पे हम कथन बी की बात करें, समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए विविधता उपयोगी नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है। और आपका ऑप्शन ए कथन ए सही, लेकिन कथन बी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बेकिंग सोडा से धावन सोडा प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन में बेकिंग सोडा और धावन सोडा, इसके पहले वाले वीडियो में बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछा था, तो यहाँ पे बेकिंग सोडा से धावन सोडा कैसे परिवर्तित होगा उसके बारे में बोला गया है। तो सबसे पहले आपको दोनों के फार्मूले मालूम होना चाहिए। जो बेकिंग सोडा का फार्मूला, अर्थात इसको हम लोग छोले भटूरे या बहुत सारी जो हमारी डिश होती है, केक हो गया, ब्रेड हो गया, वहाँ पे यूज करते हैं। वहीं धावन सोडा ये ज़्यादातर कपड़ों के या धुलाई डिटर्जेंट पाउडर्स जैसे यूज करते हैं। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वहीं पे धावन सोडा का फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट। तो अगर आप दोनों फार्मूला में देखें, यहाँ पे बाई कार्बोनेट है और यहाँ पे कार्बोनेट, तो क्वेश्चन में हमें बाई कार्बोनेट को कार्बोनेट में कन्वर्ट करना है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप बेकिंग सोडा को गर्म कर दीजिए, उससे एक वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और आपको जो बेकिंग सोडा है उससे आपका धावन सोडा की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे सिंपल बेकिंग सोडा को गर्म करना है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने जैसे हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्राप्ति हुई। तो यही हमारा क्या है? धावन सोडा। अब धावन सोडा जो मिलेगा तभी तो हमें बिल्कुल ड्राई फॉर्म मिला, लेकिन जो हम यूज करते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में यूज किया जाता है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, हमने बेकिंग सोडा को गर्म किया और उससे हमें जो सोडियम कार्बोनेट मिला। अब सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं? क्रिस्टलीकरण करते हैं, अर्थात उसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स जोड़ते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट को जल मिलाकर क्रिस्टलीकरण कराया जाता है तब धावन सोडा। क्रिस्टलीकरण में जल उसके क्रिस्टल यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, यह उसके साथ केवल वाटर मॉलिक्यूल या एज अ मॉइस्चर के रूप में उसके साथ जुड़ जाएगा और एक सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके जैसे आपकी शुगर है, शुगर लाइक पार्टिकल्स वो बन जाएगा, तो उसको हम क्रिस्टल करेंगे। तो इसका अगर ऑप्शन की बात करें तो बेकिंग सोडा को गर्म करके जल से क्रिस्टलीकरण करके, अर्थात बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये बिल्कुल याद रखिएगा, इस वाले में दोनों के फार्मूले बेकिंग सोडा और धावन सोडा का, और साथ में धावन सोडा के साथ साथ आपको ये उसका क्रिस्टल फार्मूला को भी याद रखिएगा, क्योंकि धावन सोडा जो हमेशा वो क्रिस्टली रूप में पाया जाता है। और बेकिंग सोडा को अगर बदलना है धावन सोडा में तो आपको सोडियम कार्बोनेट को केवल सिंपल गर्म करना होगा। गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पार्टिकल्स प्रोड्यूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 15 सेंटीमीटर है। 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ पे आपको आवृत्ति दे दिया है, साथ में तरंग दैर्घ्य दे दिया है। तो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बारे में पहले जानते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हम किसी आवृत्ति या किसी तरंग के बारे में देखें तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है तरंग का वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, वो हमने ये तीन फार्मूले के बीच में कैसा रिलेशन होता है पहले उनको समझते हैं। तो जैसे तरंग का वेग होता है, एक्चुअली हमें सिंपल से बात करें तो किसी भी पार्टिकल का जो वेग होता है यानी कि स्पीड, विस्थापन बटे समय, ये वेग का सिंपल फॉर्मेशन। अब जो वेव चल रही होती है तो उसमें जो विस्थापन होता है कि भाई एक जगह से दूसरे जगह तक कितना टाइम लगेगा, इसी को हम बोलते हैं उसकी तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो गई, और साथ में एक यहां से यहां तक जाना, अर्थात एक आवर्तकाल, यानी एक वेव को कंप्लीट करने में वो कितना दूर जाएगा, इसको हम बोलते हैं आवर्तकाल। या इस आवर्तकाल की डिफिनेशन ऐसे भी याद रखिए कि एक ऑसिलेशन अर्थात एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो समय लगेगा वही आवर्तकाल होगा। और आवृत्ति एक सेकंड में कितने बार वो ऑसिलेशन अर्थात कंपन कर रही है। यानी यहाँ पे देखो नीचे हम डिफिनेशन मेंशन कर दी है, आवृत्ति एक सेकंड में बनने वाले तरंगों की संख्या, इसको हर्ट्ज में नापते हैं। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी होती है, और तरंग द्वारा तय की गई दूरी प्रति सेकंड, इसको तरंग वेव कहा जाता है। तो यहाँ से अगर बात करें तो n/t हमारा v और 1/t को हम आवृत्ति कहते हैं, तो यानी 1/t ये न्यू हो जाएगा, तो v = न्यू लैम्डा। तो ये हमारा फार्मूला बना वेग का। अब क्वेश्चन में देखो हमें क्या क्या दे रखा है, आवृत्ति दे रखी है और तरंग दैर्घ्य।
आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य दे दिया तो हम निकाल सकते हैं वेव की, यानी जो हमारी ध्वनि तरंग है उसकी स्पीड। जब हमें स्पीड मालूम चल जाएगा तो यहाँ पर उसकी दूरी से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें चाहिए एक्चुअल में समय कितना लगेगा, और समय बराबर होता है आपको समय बराबर जो विस्थापन अर्थात जो उसकी दूरी तय होगी बटा वेग। तो ये हमारा समय का फार्मूला होता है। तो पहले हम वेग निकाल लें, तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट होगा। पहला वेग, तो वेग निकालने के लिए क्या होगा, v इक्वल टू तरंग दैर्घ्य 4 किलोहर्ट्ज अर्थात 4000 और तरंग दैर्घ्य 0.15, तो ये आपकी वेलोसिटी अर्थात वेग आ गई। और इसको सॉल्व करने के बाद v इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड अर्थात ध्वनि का जो वेग है 600 मीटर पर सेकेंड आया। और यहाँ पे अब हमें चाहिए समय एक स्थान से, क्योंकि हमें 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो इतनी दूरी में साउंड को पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो विस्थापन बटा चाल अर्थात वेग 1800 मीटर बटा 600 अर्थात 3 सेकेंड वहां तक पहुंचने में लगेगा। और इसका आपका सी ऑप्शन अर्थात 3 सेकेंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, थॉमसन के अनुसार जो परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, अर्थात जितना जो आपका एटम है वो एक धनावेशित गोला होता है। उन्होंने एक सिंपल से इसको बताया जैसे कि एक तरबूजा के जैसे इन्होंने पूरा धनावेशित गोला बता दिया। इस गोले में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चारों ओर फैले रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे जमे होते हैं जैसे तरबूज में बीज और या पुडिंग में प्लम, यानी जो एक केक होता है उसमें जो प्लम होता है उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जमे होते हैं। मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी तुलना तरबूजे से की गई थी। और तरबूज का जो लाल भाग उसको धनात्मक आवेश बोला गया था। तो यहाँ पे ये भले ही एटम्स आपको प्लस के रूप में हो, बट ये पूरा जो आपका तरबूज है, तरबूज को रेड वाले पोर्शन को उन्होंने चार्ज बोला था कि धनात्मक चार्ज है, अर्थात जो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो आपका उसका रेड वाला पार्ट है। और जो बीज हैं, बीज पूरे तरबूज के हर सभी पार्ट में होते हैं, तो वो उसका क्या इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये उनका सबसे बकवास मॉडल था। उन्होंने जो न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करने की, लेकिन पूरी तरीके से फेल मॉडल के रूप में जाना जाता है। केवल इस मॉडल का एक बात बिल्कुल सही थी कि जो भी मॉडल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज और टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है। बस इस मॉडल का यही एक बात सही है, बाकी सब फेल है। लेकिन फिर भी हम इस मॉडल के बारे में पढ़ना पड़ता है बिकॉज ऑफ ये स्टार्टिंग थी। यहाँ पे परमाणु धनात्मक आवेश का एक गोला होता है जिसे इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीजों की भांति अंतर्निहित होता है, अर्थात इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी को प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, पहले हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु में उसकी स्थिति, ऊंचाई या विन्यास, ये तीन चीजें याद रखिएगा। स्थिति अर्थात वो जैसे जमीन के पास है या जमीन से ऊपर है, इसी प्रकार से उसकी ऊंचाई, उसका विन्यास, इनके कारण संचित ऊर्जा अर्थात जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, उन एनर्जियों के आधार पर उसकी पोजीशन अर्थात जो उसकी ऊंचाई या विन्यास में जो परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार उसके अंदर कुछ स्थितिज ऊर्जा स्टोर होगी। तो यह ऊर्जा वस्तु में कार्य करने की क्षमता के रूप में संग्रहित कर रहती है, अर्थात वो वस्तु पर कितना कार्य किया गया है, क्योंकि जब कार्य होगा तभी जाके उसकी एनर्जी में परिवर्तन होगा और तभी वो एनर्जी उस पे स्टोर होगी। तो स्थिति ऊर्जा के जो मुख्य कारण है वस्तु की स्थिति अर्थात उसकी अगर हम पोजीशन है वो बदलते हैं, ऊंचाई पे लेके जाते हैं, ऊंचाई के नीचे, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ऊंचाई और विन्यास का ज्यादातर जो एग्जाम्पल है, जैसे हम किसी धनुष में जो कमान को खींचते हैं तो उसके अंदर यानी स्प्रिंग जो लगी होती है, यानी जो इलास्टिक मटेरियल होता है, उसके आधार पर उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती चली जाती है। तो यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ उसके विन्यास से, अर्थात उसमें हम जो खिंचाव तान्यता दे रहे हैं। तो अच्छा, स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी mgh, यानी यहाँ पे देख सकते हैं मास, ग्रेविटेशनल फोर्स और जी। इन जनरल किसी एक ही वस्तु के लिए मास सेम रहेगा
और एक ही प्लेस पे ग्रेविटेशनल वैल्यू सेम रहेगी, तो इन जनरल हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रही है, एच पर। अर्थात हम पोटेंशियल एनर्जी में अगर उसकी ऊंचाई में चेंज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज होगा। अगर ऊंचाई कम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, अगर हम ऊंचाई बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गति पर निर्भर करती है, अर्थात किसी भी वस्तु की गति ज़्यादा है तो उसके पास ज़्यादा ऊर्जा होगी, अर्थात गतिशील ऊर्जा ज़्यादा रहेगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखो पहला ही ऑप्शन लिखा, इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन पर निर्भर करती है। कौन सी? हमारी स्थितिज ऊर्जा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बी के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए बी लिख रहा है कि गति के दौरान इसकी चाल, अर्थात जब वो मूव करे उसकी चाल में परिवर्तन करेंगे, और चाल में कौन डिपेंड करता है? mv², अर्थात उसकी काइनेटिक एनर्जी निर्भर करती है। इसी प्रकार से जब हम किसी भी वस्तु का तापमान बढ़ाते हैं तो उसके आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आता है। किसी भी वस्तु में जितना ज़्यादा हम एनर्जी बढ़ाएंगे उसके पार्टिकल्स यानी उसके अणु जो होंगे उनके बीच में कंपन वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसके वस्तु का तापमान बढ़ने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तापमान कम होने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है। ये आपके इन दोनों को भी याद रखिएगा, तापमान और गति। तो तापमान आंतरिक और गति गतिज ऊर्जा। रंग और आकृति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है आपकी ऊर्जा पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कार्बन यौगिकों में समानतया किस प्रकार का आबंध पाया जाता है? देखिए यहाँ पे आबंध का मतलब होता है बॉन्डिंग से, कि किस प्रकार का बॉन्ड वहाँ पे बन रहा है। तो इन जनरल आपको पता होगा जो बॉन्ड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है सहसंयोजक बंध। तो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड ये दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो इन जनरल जितने भी कार्बन के यौगिक होते हैं उन सभी कार्बन के यौगिकों में सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। अब ये कार्बनिक यौगिक कौन होते हैं? यानी वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है उन्हें कार्बन यौगिक कहा जाता है। यानी जहां पर आपके कार्बन उपस्थित है तो आपके क्या? कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। कार्बन होना चाहिए, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन, ये कंपलसरी है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरे कंपाउंड वहां पर प्रेजेंट है, यानी या कहीं इनके अलावा भी अगर कोई चीज इनके अलावा कोई अन्य कंपाउंड हो तो वह कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाएगा। यहाँ पे मीथेन हो गया CH4, एथेनॉल C2H5OH, यानी ये अल्कोहल जो आपके इन जनरल जो ड्रिंक्स होते हैं उनमें यही पाया जाता है। ग्लूकोज यानी C6H12O6, और इसके साथ जो प्रोटीन है, प्रोटीन एक तरीके से कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये एक आपके कार्बनिक कंपाउंड है। तो कार्बनिक कंपाउंड में कौन सा बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, अर्थात सहसंयोजक आबंध होता है। क्यों? कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको भी ऑक्टेट पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन का एक पूरा सर्किल, कि आउटर सेल में इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी ऑक्टेट पूरा हो। क्यों? क्योंकि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो तभी स्टेबल होते हैं जब उनकी आउटर सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हों। तो कार्बन को स्टेबल होने के लिए इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। यानी ये दो ऑप्शन इसके पास, या तो 4 किसी को दे दे या 4 किसी से ले ले। तो 4 इलेक्ट्रॉन एक बहुत बड़ी, क्योंकि एटम के साइज के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इसका एक दूसरा सब्स्टिट्यूट मेथड निकालता है कि क्यों ना हम किसी के साथ जिसको जरूरत है उसको शेयर कर दें अपने इलेक्ट्रॉन। जब उसको जरूरत हो तो वो हमारे इलेक्ट्रॉन को यूज कर ले, और जब हमें जरूरत तो हम उसके इलेक्ट्रॉन को यूज कर लें। तो इस तरीके से ये 4 कोवैलेंट बैलेंसिंग, अर्थात 4 संयोजकता वाली जो कोवैलेंट बॉन्ड को बनाता है, सहसंयोजक बंध को बनाता है। तो कार्बन देखिए यहाँ पे बंध बनाया, जितने भी कंपाउंड होंगे उनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। इन जनरल जो कार्बन होते जैसे CH4 हो गया, तो ये कार्बन का जो आउटर सेल के 4 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ आपके 4 बॉन्ड बना लेगा। यानी ये हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड शेयर करेगा और इसके साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके अपने ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो इस तरीके से जो कार्बन यौगिक होते हैं वो कार्बन के साथ इन जनरल आपके जो कंपाउंड यानी बॉन्ड बनाएगा वो सहसंयोजक आबंध का ही निर्माण करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा क्या होती है? अर्थात जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें वेग की दिशा क्या हो? अब यहाँ पे देखिए वेग की दिशा पूछ रहा है, अर्थात जो वहां पर पार्टिकल्स या कोई वस्तु सर्कुलर पथ में चल रही है तो वहां पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? तो आपको पता होगा कि जब सर्कुलर मोशन अर्थात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक समान वृत्तीय गति पे कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है तो उसकी जो वेग का मैग्नीट्यूड होता है वो तो सेम होता है, लेकिन लगातार वह अपनी दिशा को बदलता रहता है, यानी उसकी दिशा में परिवर्तन लगातार होता है। तो जब भी उसकी स्पीड तो कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन बदल रही, तो डायरेक्शन को बदलने के लिए कोई एक यहाँ पे बल लग रहा होगा, और वो बल की दिशा आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सेंटर की ओर लग रहा है, यानी सेंटर की ओर लगातार उस पर फोर्स लग रहा है, जिसे अभिकेंद्री बल अर्थात सेंट्रीपेटल फोर्स कहा जाता है। और यही जो सेंट्रीपेटल फोर्स है लगातार उसकी डायरेक्शन को बदलता रहेगा और एक सर्कुलर मोशन सर्कुलर पथ में उसको गति कराता रहेगा। तो इसकी जो देखो ये केंद्र की ओर लग रहा है और वेलोसिटी जस्ट टेंजेंट जा रही है, यानी उसके स्पर्शी की डायरेक्शन पे वेलोसिटी होगी और उसके केंद्र की अर्थात रेडियस की डायरेक्शन पे बल लग रहा होगा। तो हर बार जहां पे ये जाएगा ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन को हर बार ये डायरेक्शन को बदलता रहेगा और ये केंद्र की ओर बल लगने जो लग रहा है वो उसकी दिशा को हमेशा टेंजेंट बना के रखेगा, यानी उसके पथ के स्पर्शी दिशा पे स्पर्शी रेखा पे उसका जो डायरेक्शन वो बनी रहेगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन? इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। वृत्त की स्पर्श रेखा की अनुदिश यानी जिधर से टेंजेंट जा रही उसी रेखा पे उसकी गति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में डिंब वाहिनी नली के अवरुद्ध होने पर क्या रोका जा सकता है या होने पर से क्या रोका जा सकता है? अब देखो यहाँ पे कितना खतरनाक वर्ड, ऐसा लग रहा है डिंब वाहिनी। ये डिंब वाहिनी है क्या? तो अगर कई बार हिंदी में यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि वर्ड साइंस के ना इतना अजीबोगरीब मेंशन कर देते ट्रांसलेशन में कि उनका वर्ड का रियल में मतलब नहीं समझ में आता है। एक्चुअल अगर इसको हिंदी में के बजाय इंग्लिश में आप लोग देखते तो आप लोग तुरंत इसको समझ जाते कि डिंब वाहिनी एक्चुअल में है क्या। देखो डिंब वाहिनी जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब इसके पहले भी इससे क्वेश्चन आ चुका है, इसके पहले भी क्वेश्चन बताए थे कि जो फैलोपियन ट्यूब है ये वह जगह है, इस डायग्राम में देख सकते हैं, जहां पर स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है। ओवरी से एग रिलीज होगा और इधर से नीचे सर्विक्स से स्पर्म इंटर करके इसी प्लेस पे उनका फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहां से जो बेबी ग्रोथ का प्रोसेस स्टार्ट होता है अर्थात प्रेगनेंसी का प्रोसेस। तो महिला जनन तंत्र में दो पतली नलियां होती हैं जिन्हें डिंब वाहिनी नाली अर्थात फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये फैलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी नली का है, इसका जो कार्य होता है अंडा से ओवरी से अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाना है और यहीं पे इसका फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा। तो यहाँ पर क्या रोका गया? अगर ये अवरुद्ध हो गई तो क्या रुका? निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन वहां पे रुक जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील मानव भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का एक निपटान निम्नलिखित में से किस अंग की सहायता से किया जाता है? अब देखो ये यहाँ वर्ड जो है मानव भ्रूण अर्थात फ्यूटस भी इसको कह सकते हैं। फ्यूटस यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होता है उनके जो ओवरी में अर्थात जो उनके गर्भाशय है वहां पे जो बच्चा बेबी ग्रोथ कर रहा है तो उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट, क्योंकि भाई वो भी एक लिविंग थिंग्स हो गया और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो कुछ न कुछ वेस्टेज प्रोड्यूस करेंगे, तो उस वेस्टेज का निपटान कहाँ से होगा, यानी कौन सा अंग उससे बाहर लेकर आता है? तो आपको ये चीज़ पता होगा, जो बेबी होता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो ये बेबी है बेबी की ये जो सेंटर पार्ट से है यानी उसके पेट से एक पतली सी आपको नली जैसे दिख रही है जो मदर है उसके यूट्रस से कनेक्टेड होती है, कहें गर्भाशय से जुड़ा होता है। ये अम्बिकल कॉर्ड ही वह एक जो प्लासेंटा यानी जिस प्लेस पे ये मदर के साथ जुड़ा होगा उसे उस पोर्शन को प्लासेंटा कहा जाता है। तो ये वो प्लासेंटा ही है जिससे
जो बेबी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, यानी जो उसकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो इसी प्लासेंटा के थ्रू अम्बिकल कार्ड में जाएगा और वो अम्बिकल कार्ड जुड़ा होता है बेबी के स्टमक से और उसी के थ्रू सारा न्यूट्रिशन ट्रांसफर होगा। इधर से मदर की तरफ से न्यूट्रिशन जाएगा और वापस जो बेबी का वेस्ट मटेरियल होगा वो सारा वेस्ट मटेरियल भी वापस लेके जो मदर की ब्लड स्ट्रीम है वहां पर उन सभी को रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर जो किसके साथ जुड़ा हुआ, एम्बिकल कॉर्ड, जो प्लासेंटा से न्यूट्रिशन को ले जाके बेबी तक पहुंचाता है। तो प्लासेंटा माँ भ्रूण के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, पोषक पदार्थ हो गया, जल हो गया। साथ में भ्रूण से हटाना यानी जितनी अपशिष्ट होती उनको भी हटाती हुई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया और अन्य अपशिष्ट पदार्थ प्लासेंटा के माध्यम से माँ के रक्त में वापस आ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था जो पूछ रहा मानव भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्टि कौन हटाएगा, अर्थात ये सारा काम प्लासेंटा के द्वारा परफॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी आवरण पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है। देखिए जीव द्रव झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा की बात हो रही है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सभी सेलों में प्रेजेंट है, चाहे वो मानव सेल हो, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। बट इसके अतिरिक्त क्वेश्चन में बोला पादप अर्थात प्लांट में और कौन सी सेल होती है या कौन सी मेम्ब्रेन होती है कोशिका में। तो सीधी सी बात है प्लांट में एक एक्स्ट्रा सेल वॉल होती है, यानी एक एक्स्ट्रा जो उसके बाहरी आवरण का काम करती है उसको सेल वॉल कहा जाता है, जो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, मजबूती देती है। और यही सेल वॉल ये भी याद रखिएगा जो कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। तो सेलुलोज से बनी है और हमारे बॉडी में यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स या बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट होते, जबकि कुछ एनिमल्स जो हमारे वेजिटेरियंस होते हैं यानी हम शाकाहारी जीवों के अंदर इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी भी होती है। तो इसका जो आंसर है वो भी होगा यानी कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल, यानी सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन कहें, इसके अलावा सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है और वो किसमें, पादप पे ही केवल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका विभाजित होकर दो समान संतति कोशिका बनाती हैं, अर्थात देखो समान संतति कोशिकाएं बनाती हैं जिनमें से प्रत्येक में गुणसूत्र संख्या जनक कोशिका के समान होती हैं, इसे किस प्रकार का कोशिका विभाजन कहा जाएगा। तो अब एक चीज समझिए, जो हमारा सेल डिवीजन है तो सेल यानी कोशिका विभाजन ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में एक होता है मिटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। तो ये याद रखें मिटोसिस और मियोसिस, यानी मिटोसिस जिसे हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन और आपका जो मियोसिस होता है इसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। तो दोनों की स्पेलिंग याद रखिएगा, मिटोसिस मिटो अर्थात सम, मियो अर्थात अर्धसूत्री। अर्धसूत्री मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स अगर एग्जाम्पल बात करें तो इन जनरल ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं अर्थात ये 23 के पेयर्स में होते हैं। तो जब ये पेयर में होते हैं तो जब मिटोसिस ब्रेकडाउन होता है तो जो हमारी डॉटर सेल बनेंगी उन दोनों के अंदर 46 सेल या क्रोमोसोम्स यानी जो जितने भी जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम्स 46 ही होंगे अर्थात 23 पेयर। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 दोनों की स्थिति पे समान क्रोमोसोम्स है, यानी कोशिका विभाजन में जो गुणसूत्र हैं वो दो समान है। 46 यहाँ भी थे अर्थात 23 पेयर, बट यहाँ भी 46 अर्थात 23 पेयर और इसमें भी 23 पेयर, यानी एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गई। बट मेयोसिस की बात करें अर्थात अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो यहाँ पे पेरेंट सेल जो सेल है उसको 1 से 2 में डिवाइड करती है। अगर यहाँ बात करें इसके पास 46 क्रोमोसोम है तो ये यहाँ पे डिवाइड होने के बाद इन दोनों के पास भी 46 सेल क्रोमोसोम्स होंगे, गुणसूत्र होंगे। लेकिन मियोसिस ये जो होता है ये रिप्रोडक्शन के ड्यूरेशन पे ही होता है, यानी रिप्रोडक्शन ऑर्गन यानी जो हमारा ग्रोथ या नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो बच्चों को प्रोड्यूस करने के प्लेसेस पे ही होता है। तो रिप्रोडक्शन के समय होगा तो वो उस केस में
जो मियोसिस प्रोसेस होगा और वहां पे 46 फर्दर, पहला स्टेप तो मिटोसिस के सिमिलर है, बट अगले स्टेप में यही 46 फर्दर डिवाइड होगा और इस बार 23 पेयर ही रहेंगे। यानी हमारी जो पेरेंट्स के पास 46 क्रोमोसोम्स से यानी गुणसूत्र थे, अब वो 23 गुणसूत्रों में डिवाइड हो गए, यानी हमारे गुणसूत्र हाफ हो गए। अब यही जो गुणसूत्र हैं, जब फर्टिलाइजेशन होगा एक्स का और स्पर्म का, तो वापस दोनों से 23 आएंगे और वापस मिलकर 46 बनाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही बोला है गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं के समान है। तो गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं की मिटोसिस अर्थात समसूत्री में समान होती हैं, जबकि मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन में आधी हो जाती हैं। ये दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। अच्छा, ये भी याद रखिएगा मिटोसिस हमारी बॉडी पे एक जर्नल फिनोमिना है जो रेगुलर हमारी बॉडी के सेलों को मेंटेन करना, डेड सेल को रिप्लेस करना, डैमेज सेल को रिप्लेस करना, उनके स्थान में नई सेलों को लाने के लिए परफॉर्म होता है। बट मियोसिस प्रोसेस यह केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा ही परफॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। अब देखो, श्वेत आपको पता है कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर का यानी 7 लाइट्स का 7 रे का एक कॉम्बिनेशन है, यानी उसके अंदर 7 कलर हैं। तो ये स्पेक्ट्रम है एक तरीके से व्हाइट लाइट। तो स्पेक्ट्रम 7 कलर है उसके पास, जो किसी प्रिज्म से जैसे हम उसको गुजारते हैं तो वो अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को विक्षेपण अर्थात डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो जैसे एक हमने व्हाइट लाइट को डाला, इट हैव द 7 कलर्स, इसके पास 7 कलर हैं और प्रिज्म से पास होने के बाद यही 7 कलर डिवाइड हो जाएंगे, जो कलर के नेम है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। और इसको याद करने के लिए आपको विबग्योर याद रखना पड़ेगा। विबग्योर की हेल्प से आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। बस ये याद रखिए, वायलेट नीचे से शुरू होगा तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, यहाँ पे थोड़ी सी येलो की स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा ध्यान करिएगा, ऑरेंज एंड रेड। तो ये जो 7 कलर से मिलकर बना है। तो यहाँ पे यही बोला है कि जो हमारा श्वेत प्रकाश है उसको हम पास कराते हैं तो उस प्रोसेस में वो अपने कलर में डिवाइड हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे डिस्पर्जन बोलेंगे। यहाँ पे इनके अदर ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन अर्थात जब हम किसी मिरर पे एक व्हाइट लाइट या किसी भी लाइट को उससे रे को टकराते हैं, मिरर है तो मिरर उस लाइट को बाउंस बैक यानी वापस भेज देगा, परावर्तित कर देगा। तो जब लाइट किसी भी माध्यम से टकरा के वापस हो जाए उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और यहाँ पे रिफ्रैक्शन अर्थात अपवर्तन, जैसे कोई ग्लास स्लैब है, उस ग्लास स्लैब से जब हम लाइट को पास कराते हैं तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है और अपने पाथ से मुड़ना अर्थात अपने जो रास्ते से मुड़ जाना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है, यानी अपवर्तन कहलाता है। और बात बची स्कैटरिंग की, तो स्कैटरिंग जब कोई एनर्जी या हम बात करें जी जनरल सनलाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल हैं वो इस लाइट वेव को एब्जॉर्ब करके वापस एटमॉस्फेयर में इसको फैला देते हैं, तो वो आपका स्कैटरिंग कहलाता है। मतलब पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, फिर वापस री एमिट करना, वापस उत्पन्न करके, जिसकी वजह से वहाँ पर आसमान हमें नीला होता है, क्योंकि स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा आपकी उस लाइट की उस कलर की होगी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, और सबसे कम वेवलेंथ आपकी वायलेट कलर की होती है, फिर इसके बाद इंडिगो। लेकिन वायलेट कलर की वेवलेंथ बहुत कम होने की वजह से स्कैटरिंग तो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी क्वांटिटी या जो लाइट है वो हमारे आंखों तक नहीं आ पाती है। तो इसी वजह से वायलेट और इंडिगो हमें आसमान से ज़्यादा विजुअल नहीं हो पाते। लेकिन जो ब्लू कलर की एक इनफ वेवलेंथ हो जाती है, पर्याप्त वेवलेंथ होने की वजह से हमारी आंखों तक आ जाती हैं, जिसकी वजह से आसमान हमें नीला दिखाई देने लगता है। यही रीजन आपके पानी का नीला होने का भी है। तो आई होप ये आप सारे अदर ऑप्शन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 220 वोल्ट पर चलने वाला एक विद्युत इस्त्री अर्थात आयरन अपने अधिकतम तापन पर 840 वाट की दर से
ऊर्जा का खपत करता है। स्त्री में प्रयुक्त कुंडली का प्रतिरोध कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन में दो चीज दे रखा है, आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे हमसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है, यानी उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, और साथ में हमें दे रखा है वोल्टेज। तो हमें जब वोल्टेज V = 220 वोल्ट दे रखा है और पावर कंजम्पशन, देखो यहाँ पे वाट, आप यूनिट से उस चीज को समझ जाया करिए कि एक्चुअल में दिया क्या है। वाट की यूनिट आपको पता होगी, वाट किसकी यूनिट है, तो ये आपकी पावर की यूनिट होती है, अर्थात 840 वाट पावर दे रखी है। हमें क्या दे दिया, वोल्टेज दे दिया, दूसरा पावर दे दिया, लेकिन हमसे फाइंड आउट क्या कराना चाह रहा है, वो रेजिस्टेंस निकलवाना चाह रहा है। तो अगर आपको इसके डायरेक्ट फार्मूले याद हैं और पावर आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरा इसके जो फार्मूले हैं वो सारे हमने एक बहुत ही शॉर्ट में सारे फार्मूले बता दिए कि आप किस तरीके से उसको याद करिएगा। तो इसके पहले वाला वीडियो जो 2 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का है, यानी पार्ट 12, वहाँ से आप पूरा उस जो फार्मूला सीट है उसको यहाँ से राइट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे बस हम पावर वाले फार्मूला आपको लिख दे रहे हैं। पावर = होता है V × I, और यहाँ पे पावर = दूसरा होता है V²/R, और पावर = एक तीसरा I के फॉर्मेट में होता है तो I²R। ये तीन आपके पावर के फार्मूले हैं, और वहाँ पे जो लास्ट वीडियो में है वहाँ पे हमने पावर के, रेजिस्टेंस के, वोल्टेज के, करंट के सारे फार्मूले मेंशन है जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए। देखिए आपको समझाने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है टाइम, क्योंकि आपको जिससे प्रॉपर समझ में आ जाए, बट अगर आपको फार्मूले याद होंगे और आपको मालूम चल गया वोल्टेज और पावर दे रखी, तो डायरेक्ट आपको क्या निकलना, रेजिस्टेंस। तो आप सेकेंड वाले फार्मूला का यूज करके आप P = V²/R से डायरेक्ट आप क्या R की वैल्यू निकालेंगे, अर्थात V²/P। तो यहाँ पे V² की बात करेंगे, यानी 220 का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाई जो आपकी पावर है वो कितनी है, 840 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेट आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 57.6 ओम की वैल्यू आएगी, जो कि आपकी बी ऑप्शन में गिवन है। तो जब आपको फार्मूले याद होंगे उस केस में आप इसको बहुत ही तेजी से आंसर निकालेंगे और अपना टाइम भी बचा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडलीय अपवर्तन के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए जस्ट अभी इसके पहले एक वीडियो में हम बात कर रहे थे कि अपवर्तन परावर्तन क्या, तो यहाँ भी देखिए अपवर्तन के बारे में फिर से पूछ लिया, लेकिन यहाँ पे आपसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पूछ रहा है, यानी वायुमंडलीय जो अपवर्तन है उस केस में कैसा चीज होगा। तो यहाँ पर आपसे इसके लिए वायुमंडलीय अपवर्तन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो जब प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरती हैं तो वो मुड़ने लगती हैं। अर्थात यहाँ पे देखिए सन है, डायग्राम में देख सकते हैं सूरज है, सूरज से लाइट तो सीधी आनी चाहिए था, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर पे या इस सूरज से लाइट आ रही है तो यहाँ से लाइट आ रही है, धीरे धीरे वो देखो बेंड होने लगती है। एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं वो इसको धीरे धीरे मुड़ना शुरू करते हैं। तो मोड़ने की वजह से जो सन अभी नीचे था, एक्चुअल पोजीशन सन की नीचे थी, वही सनलाइट या रे की मुड़ने की वजह से हमें ऊपर थोड़ा सा अपरेंट पोजीशन में दिखने लगता है, यानी एक्चुअल पोजीशन सन की नीचे है लेकिन वो हमें दिखेगा ऊपर की ओर। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, जो एटमॉस्फेयर पे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं, तो वायु घनत्व की जो अंतर आ जाता है जिसकी वजह से, तो उन्हीं पार्टिकल्स यानी वायु के पार्टिकल्स की वजह से अंतर आएगा, और वही अंतर की वजह से वायुमंडलीय रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देने लगता है, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वहां पे हमें बनता है। ऐसा क्यों होता है, वायुमंडल की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, वायु का घनत्व भी अलग अलग होता है, और वायु का घनत्व और तापमान की विभिन्नता की वजह से वो एक तरीके से आपका अपवर्तनांक भी बदलने लगता है। जब अपवर्तनांक बदलेगा तो अपवर्तनांक बदलने की वजह से वो लाइट को मोड़ना शुरू कर देंगे और लाइट के पथ में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने दोनों को अंतर भी किसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन गलत है, रिफ्रैक्शन है, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो वायुमंडलीय अपवर्तन अर्थात एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग अर्थात प्रकीर्णन के बारे में थोड़ा सा अंतर समझिए। देखो स्कैटरिंग यानी जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं वो लाइट को चारों तरफ फैलाते हैं, वो आपका प्रकीर्णन होगा। प्रकीर्णन अर्थात स्कैटरिंग के द्वारा जब प्रकाश आसमान में फैलता है तो पृथ्वी से देखने की वजह से आसमान हमें नीला दिखाई देने लगता है, लेकिन वहीं पे जब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है यानी वायुमंडलीय अपवर्तन होता है
तो वायुमंडलीय अपवर्तन केवल लाइट को मोड़ता है। तो लाइट को मोड़ेगा, तो लाइट को मोड़ने की वजह से वहाँ पे तारे का टिमटिमाना अर्थात ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी होता है। तो वायुमंडलीय रिफ्रैक्शन का ट्विंकलिंग ऑफ स्टार या अपरेंट हाइट यानी जो सूरज है, सन है, उसकी एक्चुअल हाइट से अलग पोजीशन में दिखाई देना, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कारण है। आसमान का नीला दिखाई देना स्कैटरिंग का रीजन है। चलिए, तो आपका जो ऑप्शन इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? सी, वायु में घनत्व में परिवर्तन के कारण प्रकाश का बंकन, या बंकन की जगह अब बेटर रहेगा आप अपवर्तन वर्ड यूज करें कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपने पथ से मुड़ना होता है, वो किसकी वजह से? वायु के घनत्व में अंतर की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकेरोटिक कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका का मुख्य रूप से किसके लिए होती है? अब ये पता होना चाहिए आपकी जो अंतर्द्रव्यी जालिका क्या होती है, अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है, ईआर। तो ये क्वेश्चन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से इस जो आपके 2025 में कई बार लगभग हर सेट में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि इसके कई सारे फंक्शन होते हैं। तो यही आपको समझना, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ईआर यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाला झिल्लीदार जाल यानी मेम्ब्रेन नेटवर्क है, जो पदार्थों के निर्माण एवं परिवहन में सहायता करता है, कि जो मटेरियल का प्रोडक्शन भी करता है और साथ में उनको परिवहन भी करता है। ईआर दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अर्थात चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। जो रफ होती हैं, इनका रफ होने का मेन रीजन है इनकी जो लेयर होती है उसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। तो राइबोसोम चिपके होने की वजह से यह इनकी सरफेस खुरदरी हो जाती है, जबकि चिकनी अंतर्द्रव्यी एसईआर में कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते, अर्थात उसकी सरफेस स्मूथ होती है। अब क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा? चिकनी अंतर्द्रव्यी के कार्यों के बारे में पूछा है। तो यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के क्या कार्य हैं? तो पहला कार्य लिपिड संश्लेषण अर्थात लिपिड का फॉर्मेशन करना, साथ में वसा का फॉर्मेशन करना, फास्फोलिपिड स्टेरॉइड का निर्माण करना, ये आपका स्मूथ का कार्य होता है। लेकिन इसके साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम अर्थात विष हरण का भी काम करती हैं, जैसे दवाइयाँ हो गया, विषैले रसायन हो गए तथा हानिकारक पदार्थों को निष्क्रिय करके सेल के बाहर भी निकालने का काम करती हैं। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे एक्टिव होती हैं? यकृत यानी कोशिकाओं में एसईआर का अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि यकृत लीवर हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। वहीं अगर हम बात करें खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करने में मदद करती है, जबकि स्मूथ लिपिड का। दोनों चीज़ों का याद रखिएगा। क्वेश्चन में किसका पूछा? चिकनी यानी स्मूथ का, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लिपिड संश्लेषण और विषहरण में उपयोग किया जाता है या इसका प्रोडक्शन करती है, जबकि प्रोटीन के संश्लेषण में आरईआर आपकी होती है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। 5 सेकेंड के लिए 4 न्यूटन का बल प्रयुक्त किया जाता है, तो अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 2 kg अर्थात मास दे दिया है आपको, मास इक्वल टू 2 kg, और पिंड की जो वेलोसिटी अर्थात v भी आपको दे दिया है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। कितने समय के लिए? 5 सेकेंड के लिए, यानी टाइम भी दे दिया है 5 सेकेंड। कितना बल लगाया जा रहा है? F बराबर 4 न्यूटन। तो अंतिम वेग क्या होगा? अच्छा, जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो बल लगाने की वजह से उस वस्तु में एक त्वरण जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। यहाँ पे मास भी दे रखा है 2 kg है, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं दे रखा, क्योंकि आपको गति निकालनी है। गति निकालने के लिए हमें त्वरण की आवश्यकता होगी। अगर त्वरण नहीं मिलेगा तो हम आगे गति को नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हम पहले क्या त्वरण निकालते हैं? A इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास बल दे रखा है 4 न्यूटन का, और 4 न्यूटन को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका त्वरण आ जाएगा। जैसे ही त्वरण मिल गया, अब आपको देखो त्वरण यहाँ से निकल गया, और त्वरण निकलते ही आपको चाहिए वेलोसिटी, यानी 5 सेकेंड के बाद हमें चाहिए, यानी हमारे पास u गिवन है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, हमें त्वरण भी मालूम चल गया और हमें समय, अर्थात हमें अब निकालने का है केवल v की वैल्यू, यानी वेलोसिटी
टाइम जो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो वेलोसिटी टाइम फार्मूला या इसी को हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करिए और इसका यूज करके आप वेलोसिटी 5 सेकेंड के बाद की ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 10 प्लस 2 इंटू 5 अर्थात 20 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी, और डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे हमने सारी जो फार्मूला है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये जो पहला है v इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ है, इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। s इक्वल टू वी टी माइनस ए टी स्क्वायर, यहाँ पे केवल और केवल ये दोनों सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, बट यहाँ पे एक चेंज किया गया है, यहाँ पे u और यहाँ पे v, अर्थात यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में दिया गया है और नीचे वाले में फाइनल वेलोसिटी के टर्म में दिया गया है। स्टैंडर्ड आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट जो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसकी हेल्प से यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, ये तीन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, अगर आप ध्यान से देखें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इन तीनों में जो कॉमन वैल्यू आपको दिख रही है वो u एंड a है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आपकी है, सेकेंड ये और थर्ड ये, तो इन तीनों में u और a कॉमन है, बस डिफरेंस है पहले में क्या है v एंड t है, अर्थात वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी कहते हैं इसको। सेकेंड वाले पे अगर बात करें u और a के अलावा यहाँ पे s एंड t है, अर्थात यहाँ पर आपकी डिस्टेंस और टाइम इक्वेशन कहलाती है। फिर अगर हम बात करें तीसरी इक्वेशन की, तो तीसरी वेलोसिटी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, अर्थात ये आपकी कौन सी इक्वेशन, u और a तो है लेकिन साथ में वेलोसिटी एंड डिस्टेंस इक्वेशन। तो यहाँ पे बस आपको याद रखिएगा, पहली इक्वेशन वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, दूसरी डिस्टेंस टाइम इक्वेशन और तीसरी वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वेशन। तो इनको शॉर्ट में याद रख लीजिए जिससे आपको ये इक्वेशन आसानी से याद रहें, और जब भी हमें जो इक्वेशन की ज़रूरत पड़े उस इक्वेशन को यूज करके हम उसकी जो वैल्यू है उसे फाइंड आउट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ये इसके पहले वाले शिफ्ट में भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम रिपीट कर दिया था, सिंपल सा, बट वहाँ पे एक्चुअल में अलग तरीके से क्वेश्चन तो यही था, पूरी यही कंपाउंड था, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डायरेक्ट न देके बोला कि हम उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्लो कराते हैं तो वो एक दूधिया कलर देता है, और उसको गैस को भी पहचानना था और हमें बताना था कि वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, अम्ल या धातु कार्बोनेट। तो जब कोई अम्ल यानी एसिड किसी धातु कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तब सामान्यतया लवण सॉल्ट और जल तथा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम कहाँ पे, ये डायग्राम देख, लाइम वाटर में जैसे हमने फ्लो कराते हैं तो यहाँ पे एक हल्का व्हाइटिश कलर का आपको प्रेसिपिटेट अर्थात मिल्की कलर का एक प्रेसिपिटेट बनना या मिल्क व्हाइट कलर का आपको प्रेसिपिटेट दिखाई देने लगता है। इससे ये मालूम चलता है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2, और यही CO2 वापस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके वापस कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है। अच्छा, साथ में ये भी याद रखिएगा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात लाइम वाटर है, इसका पहले घरों में सफ़ेदी करने के लिए भी यूज किया जाता था। CaOH होल ट्वाइस इसका फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके यही कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करती थी और एक व्हाइट कलर की हमारे घरों में शाइनिंग आ जाती थी। तो ये फैक्ट भी आप एक्स्ट्रा याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पन्न वहाँ पे होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी कई बार आप, आई थिंक ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। देखो, चुंबक के चारों ओर वह काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं उन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर
यानी देखो ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट के बाहर अगर बात करें तो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ, वहीं पे मैग्नेट के अंदर बात की जाए तो साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ होती है। तो चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, जबकि चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ एक पूर्ण रूप से बंद लूप में चलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट एक लूप चल रहा होता है। अच्छा, ये लूप कभी भी एक दूसरे को कट भी नहीं करती हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे कथन कौन सा सही है, यानी एक कथन है वे चुंबक के अंदर और बाहर बंद लूप में बनाती हैं, बिल्कुल सही है। ये केवल चुंबक के केंद्र से निकलती हैं, ये पूरी तरीके से गलत, क्योंकि ये लूप के रूप में होती हैं। ये सदैव प्रतिच्छेद करती जी नहीं। अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो एक पॉइंट पे अगर मान लेते हैं प्रतिच्छेद करेंगी तो उसकी जो डायरेक्शन दो हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। ये आवेशित कणों का पथ दर्शाती हैं, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे आवेशित कण न होके मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के पथ को दर्शाती हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क से अवशेषांग यानी गैंग को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया उनके रासायनिक या भौतिक गुणों के अंतर के आधार पर कार्य करती है, इसे अयस्कों का कहा जाता है। अब देखो गैंग अर्थात ये एक तरीके से जो हमारे अयस्क होते हैं उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उस इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए यहाँ पे जो प्रोसेस यूज किया जा रहा है उसके गैंग यानी एक तरीके से इम्प्योरिटीज को हटाना। तो पहले ये कहाँ पे अयस्क, तो अयस्क क्या होता है जिसमें धातु यानी मेटल को हम निकाल सकते हैं, जैसे आयरन का मैग्नेटाइट होता है एक अयस्क, इसी तरीके से और डिफरेंट टाइप की जिससे हमें यूजफुल मटेरियल मिल सके तो रूप में प्राप्त होता है अयस्क। और कहते हैं जैसे बॉक्साइट का एल्यूमिनियम, हेमेटाइट लोहा का होता है, तो इनसे मिट्टी हो गया, रेत हो गया, पत्थर हो गया, अन्य अशुद्धियों को बाहर निकाल देना सीधे गैंग कहलाएगा। अच्छा, इसके साथ तो यहाँ पे देखो जो अयस्क मिलेगा उस अयस्क में इम्प्योरिटीज कम हो गई, अर्थात जो जिस मेटल का अयस्क है उस मेटल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो जब मेटल की क्वांटिटी बढ़ेगी अर्थात उसमें समृद्धि का इनरिचमेंट हो जाएगा मेटल, उसमें मेटल की इम्प्योरिटीज बढ़ेगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, ये कलरिंग गलत है, पॉलिशिंग भी गलत है, क्योंकि पेंट करना कोई मतलब वहाँ पे उसको शाइनिंग चमकाना तो अयस्क का कोई मतलब नहीं, उसका वेइंग भार करना ये भी कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, अर्थात डी ऑप्शन ही इसका इनरिचमेंट अर्थात उसमें अयस्क की जो शुद्ध धातु की क्वांटिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर उसका भार कितना होगा। अर्थात कोई वस्तु चंद्रमा पे है और वही वस्तु पृथ्वी पे है, तो आपको पता होगा कि चंद्रमा और पृथ्वी पर हमेशा वस्तुओं का जो मास होता है यानी उसका द्रव्यमान वो तो समान होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर की वजह से दोनों जगहों में उसका भार अलग अलग होगा, क्योंकि भार बराबर होता है mg। और हमें ये चीज पता है कि पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण है, क्योंकि चंद्रमा के कंपेयर में पृथ्वी का जो वजन है वो काफी ज्यादा है, उसका साइज बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण वो लगभग 9.81 के नियर अबाउट आता है, जबकि चंद्रमा पे जो यही गुरुत्वाकर्षण है वो आपका 1.62 अर्थात पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से यहाँ पर जो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 टाइम होता है। अर्थात हम ये कहें कि जो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण होगा वो 6 गुना होगा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से। अर्थात इसके उल्टा बात की जाए तो चंद्रमा में जो वस्तु का भार होगा उसका 6 गुना पृथ्वी पर होगा, या जो पृथ्वी पे भार होगा उसका 1/6 अर्थात 1/6 भाग होगा चंद्रमा पे। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप इस रिलेशन से कर सकते हैं। तो पृथ्वी पर कितना है 60 न्यूटन है, तो 60 न्यूटन का 1/6 करिए तो आपका कितना सीधे 10 न्यूटन आ जाएगा, जो भार कहाँ पर होगा चंद्रमा पर। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि उसका चंद्रमा पे भार कितना होगा। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको और किस तरीके से हम लोग बेटर आप लोग कंटेंट बना सकते हैं वो भी जरूर हमें कहिए, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए हम और जल्द से जल्द वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप लोगों के लिए इसी प्रकार से लेटेस्ट जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी वीडियोस की वो आती रहेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।